बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेबर कोड के बारे में। अंडर सेक्शन 44 ये पीरा एक्ट, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो 2010 है उसके तहत ये इस्टेब्लिश की जाती है। एक्चुअली इसका जो मकसद है, लेबर कोड का इस्टेब्लिश करने का जो मकसद है वो पीसफुली रिज़ॉल्व करना है ऐसे डिस्प्यूट्स, ऐसे डिफरेंसेस या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम जो वर्कमैन और जो इंडस्ट्री में रहते हुए पेश आते हैं, जैसा कि वर्कमैन और वर्कमैन के दरमियान या फिर जो एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय हैं इनके दरमियान जो डिस्प्यूट्स या डिफरेंसेस या ऐसे मामला पेश आते हैं तो उनको पीसफुली रिज़ॉल्व करने के लिए या एक ऐसा फोरम मुहैया किया जाता है जहाँ पर जो एग्रीव्ड पर्सन है इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इन द इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें जो एग्रीव पर्सन है उसको जो बेहतर इसका रेड्रेसल हो सके या इसको रिलीफ मिल सके। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ये कोड जो है वो वजूद में लाई जाती है। एक्चुअली इस आज का जो हमारा लेक्चर है ये अंडर सेक्शन 44, 45, 46 और 47 जो है पीरा एक्ट, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 जो है इनके मुतल्लिक है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो लेबर कोड है, इसका मकसद, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसके पावर एंड फंक्शंस, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि सेक्शन 44, 45, 46 और 47 पीरा एक्ट को हम डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि जैसे इसका जो असल मकसद है, जो लेबर कोड को इस्टेब्लिश करने का मकसद जो है वो एक्चुअली ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, ऐसे डिफरेंसेस हैं या इन डिस्प्यूट्स को इनको रिज़ॉल्व करना है, इन जो एग्रीव पर्सन है उसको रिलीफ मुहैया करना है, ये इसका बुनियादी मकसद है। अब अगर हम देखें तो 44 सेक्शन जो है इसके तहत, 44, 45 सेक्शन जो है इसके तहत जो लेबर कोड इस्टेब्लिश की जाती है ये एक्चुअली पावर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो वक्तन फ़वक्तन या जब वो कंसीडर करे कि कोड जो है वो बनाई जानी चाहिए तो विद द कंसेंट ऑफ द जो उस प्रोविंस की हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके जो ये कोड है वो वजूद में लाई जाती है। इसमें कंसल्टेशन ज़रूरी है। एक्चुअली जो कोर्ट का बुनियादी तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से तो अप्रूवल ली जाती है। ये कोर्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये हाई कोर्ट के अंडर ही होती है, हाई कोर्ट ही इसको रन करती है। अगर हम देखें तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अगर एक या एक से ज़ायद, अगर ये तो एक कोड बनाती है तो वो तो सूबे के लिए काफ़ी, अगर एक से ज़ायद कोड बनाती है तो वो जो है वो उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन केसेस की जो कैटेगरी है इन चीज़ों को जो है वो नोटिफाई कर दिया जाता है ऑफिशियल गज़ट में। प्रोविंशियल ऑफिशियल गज़ट जो है इसमें इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी, मतलब कि जो आपकी लेबर कोर्ट है इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी और फिर उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में भी नोटिफाई कर दिया जाता है। ये एक्चुअली डिस्क्रिशनरी पावर है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। अब जब एक कोर्ट जो है, एक लेबर कोर्ट इस्टेब्लिश हो जाती है तो सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसकी अगर हम क्वालिफ़िकेशन देखें तो ये 45 अंडर सेक्शन सब सेक्शन 3 के तहत ये इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है इसको डिस्कस किया गया है। जो लेबर कोर्ट का जज है वो मस्ट बी जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट का जस्टिस होना चाहिए, एडिशनल जज के तौर पर इन द हाई कोर्ट एडिशनल जज के तौर पर काम कर रहा हो। इसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट, आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट जज को ही इसका जो है लेबर कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है। अब अगर हम चलें थोड़ा सा आगे तो लेबर कोर्ट जो है ये
दोनों तरह से वर्क करती है, मतलब कि सिविल मैटर्स के साथ साथ ये जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं वर्कमैन के दरमियान या एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के दरमियान जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसको भी ये जो है वो डील करती है। अब अगर तो ये सिविल मैटर्स सुनेगी तो अकॉर्डिंग टू सीपीसी जो इसका प्रोसीजर है वही उसके मुताबिक ही ये समाप्त करती है। अब अगर जो लेबर कोर्ट का जज है वो क्रिमिनल मैटर्स सुनता है, वो क्रिमिनल, हाँ एक स्टूडेंट ने अभी मुझसे क्वेश्चन किया था, ये साथ में जो क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें आ रहा था, अब्बास ये आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसे डिस्प्यूट्स या ऐसे डिफरेंसेस मस्ट बी विद इन द लिमिट्स ऑफ द पीरा एक्ट, वो पीरा एक्ट के मुतल्लक ही होने चाहिए। आपने पूछा कि क्या अगर तो क्रिमिनल मैटर है तो फिर तो जो हमारी जो क्रिमिनल कोर्ट्स है इसमें लेके जाया जा सकता है। तो मेरे भाई जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ के मतलब हैं जो इस पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत आते हैं तो वो सिर्फ इसी लेबर कोर्ट में ही सुने जाएंगे। हाँ लेबर कोर्ट का ये प्रोसीजर है, अगर वो सिविल मैटर सुनती है तो अकॉर्डिंग टू सीपीसी इसका प्रोसीजर होगा और क्रिमिनल मैटर सुनती है तो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी इसका प्रोसीजर होगा। अच्छा दूसरी चीज़ है आपने ये याद रखनी है कि जब ये क्रिमिनल मैटर सुनेगी तो जो लेबर कोर्ट का जज है वो एज आ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन जो 30 जो मजिस्ट्रेट काम करते हैं तो ये ऐसे ही एक्ट करेगा। इज इट क्लियर? ये मेरा ख्याल है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक्चुअली ना मैंने इसके मतलब मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि मैंने इसके मतलब स्लाइड्स बनाई हैं, उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। आप लोग वहाँ से सिनॉप्सिस भी ले सकते हो, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन भी बना सकते हो, आपके लिए समझना आसान होगा। ठीक है, तो ये जूम की जो हमारी क्लास है ये तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी चलती रहेगी, तो कोशिश करना है आपने नेक्स्ट भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं ये ऐड हो। सीआर ठीक है ना, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है आपने। तो अब अगर हम इसके फंक्शंस की तरफ चलें तो सबसे पहले जो है ये दूसरी कोर्ट की तरह रिलीफ ग्रांट कर सकती है, टू ग्रांट रिलीफ। ये किसी भी वर्कमैन को और एम्प्लॉयर्स को ये फुल जो है रिलीफ दे सकती है, ग्रांट रिलीफ। इसके बाद जो सेकंड वन है टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ। हाँ ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर कोर्ट ये कंसीडर करती है कि ये ज़रूरी है तो वो इंटरिम जो रिलीफ भी दे सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ग्रीवियंस पर्सन है वो इंजर्ड पर्सन है, फैक्ट्रियों में जो वर्कमैन है वो इंजर्ड हो जाता है, तो इसके लिए फौरी तौर पर जो रिलीफ है या इंटरिम रिलीफ जो है वो ग्रांट कर सकती है। इसके अलावा टू ग्रांट एडजर्नमेंट्स, जब एक नया केस आता है तो उसकी एडजर्नमेंट की जा सकती है। इसके बाद टू इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, आपने एक बात याद रखनी है कि कोर्ट अगर कंसीडर करती है कि फ़लाँ बंदा जो है या फ़लाँ गवाह जो है वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने में बेहतर किरदार अदा कर सकता है तो उसको वो समन जारी कर सकती है और उसको कोर्ट में आने का कह सकती है। ठीक है, या कोर्ट में आए हुए जो गवाह हैं उनको एग्जामिन कर सकती हैं ऑन ओथ, जैसा कि आपने दूसरा आपने ये जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं ये क्रिमिनल कोर्ट्स हैं इसमें देखा होगा कि एक जो जज है वो ऑन ओथ गवाह जो हैं वो दोनों साइड से जो गवाह आते हैं तो उनको एग्जामिन करता है, सेम एज लाइक जो है ये लेबर कोर्ट जो है ये भी गवाहों को एग्जामिन कर सकती है। इसके बाद जो है वो कमीशंस का मुकर्रर कर सकती है। अच्छा बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कोई ऐसा गवाह जो कि एडमिट है, हॉस्पिटल में है या ऐसी जगह पर है जो नहीं आ सकता, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो नहीं लाया जा सकता या किसी वजह से कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, तो ऐसी सूरत में जो जज है वो कमीशंस का तकर्रर कर देगी। वो कमीशन जो है वो मुतल्लिका पर्सन को या मुतल्लिका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए वो वहाँ जाकर उसको एग्ज़ामिन कर सकते हैं या वो उसका बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो ये कंपेल कर सकती है टू प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। हाँ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जो कि
केस की नौइयत के लिहाज से ज़रूरी हो और वो केस को रिज़ॉल्व करवाने के लिए ज़रूरी है हो, तो कोर्ट जो है वो हुक्म जारी कर सकती है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में लाया जा सके। इसके बाद एक्स पार्टी जो डिग्रियां हैं वो जारी कर सकती है, एक्स पार्टी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कर सकती है, टू डिटरमिन द ग्रेवियंस ऑफ द पर्सन ऑफ द वर्कमैन और द एम्प्लॉयर्स। अच्छा, एक और बात है, ये डिटर्मिनेशन करती है ग्रीवियंस की, ये एक्चुअली विद द कंसेंट ऑफ द एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो है। फॉर एग्जांपल ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो इंजर्ड पर्सन है तो वो एमएलसी को देखते हुए जो उसका नुकसान है या उसको इंजरी है उसको देखते हुए डिटरमिन कर सकती है उसको कि ये इतनी ग्रीवेंस है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो लेबर कोर्ट है वो कर सकती है। इसके बाद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में मैंने अभी आपको जैसे बताया कि इसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो डिटरमिन कर दी जाती है इन द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट ऑफ द प्रोवेंस। प्रोवेंस का जो सूबे का ऑफिशियल गजट है उसमें इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन कर दिया जाता है। इसके बाद कैटेगरीज ऑफ केसेस, मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं उसको डिटरमिन कर दिया जाता है कि इस तरह के जो केसेस हैं वो फ़लाँ जुरिस्डिक्शन रखने वाली कोर्ट में और इस तरह के फ़लाँ जुरिस्डिक्शन रखने वाली कोर्ट में इंटरटेन हो सकते हैं। इसके बाद जो जैसे हमारी सिविल कोर्ट्स हैं, केस को विड्रा अगर आउट ऑफ कोर्ट डिसीजन हो जाता है, कॉन्सिलेटर जैसे कॉन्सिलेटर का तकर्रर होता है, तो कॉन्सिलेटर जो है अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कॉन्सिलेटर क्या होता है, कॉन्सिलेशंस क्या होती हैं। अब कॉन्सिलेशन के नतीजे में आउट ऑफ कोर्ट जो है डिसीजन हो जाता है, दोनों पार्टीज एग्री होती हैं, साइन हो जाते हैं, जो अग्रीव पर्सन होता है उसका रिड्रेसल हो जाता है, मतलब कि उसको रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसी सूरत में केस जो है वो विड्रा किया जा सकता है, कोर्ट जो है वो विड्रा कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अभी हम चलते हैं वो जी। तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको लेक्चर के दौरान जो हमारी जूम की क्लास हो रही थी उसके दौरान मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये स्लाइड्स एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इससे क्वेश्चन जो है वो अपना बना सकते हैं। ये एक तरह से सिनॉप्सिस हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये हमारा जो है बुक है लेबर एंड टैक्सेशन लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लेबर कोड। ठीक है, इसका मेन जो मकसद है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क। एक्चुअली ये ऐसा एक फ्रेमवर्क देना है वर्कमैन को, एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉय को, कि जिससे अपने वो पीसफुली अपने जो मैटर्स हैं वो रिजॉल्व करवा सकें, अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, अपने जो डिफरेंसेस हैं, अपने जितने भी मामलात हैं जो इंडस्ट्री के मतलब हैं, तो वो पीसफुली जो है वो रिजॉल्व करवा सकें। एक्चुअली ये पीरा जो एक्ट है, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो है 2010 का, ये जो प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं 44, 45 एंड 46, ये जो हैं ये इसको रिकग्नाइज करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 44 में लेबर कोड की डेफिनेशन दी गई है। लेबर कोड मींस अ लेबर कोड एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 44 ऑफ पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010। मीन्स के ऐसी कोर्ट या ऐसी अदालत जो कि सेक्शन 44 ऑफ द पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत बनाई जाए, वो कोर्ट जो है वो लेबर कोर्ट कहलाती है। अब इस कोर्ट का जो असल मकसद है वो मैं अभी जैसे आपको पहले बताया हूँ कि एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन और एम्प्लॉय के दरमियान जो है
या इंडस्ट्रीज़ में पैदा होने वाले डिफरेंट जो डिस्प्यूट्स हैं उनका पीसफुली उसको रिजॉल्व करना। इसके बाद एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और वर्कमैन के राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं उसको सिक्योर करना जो है वो इसका मकसद था। अगर हम इस कोर्ट, ये जो अदालत है, इस कोर्ट का मकसद देखें क्या है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबर कोर्ट अंडर सेक्शन 44 सब सेक्शन 1। सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 के तहत लेबर कोड जो है इसका ये कैसे इस्टेब्लिश की जाती है। तो इसको मैंने ये 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोसीजर है वो कैसे है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है has to consult with the Chief Justice of respective High Court। जिस सूबा में ये लेबर कोड बनानी हो उस सूबा के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उसके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है इस कोड के बारे में। और ये इस कोड के बारे में इसके जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है, फिर वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस कोड को एस्टेब्लिश करते हैं। ये इट मस्ट बी नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट द फैक्ट्स ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके जो फैक्ट्स हैं उसको नोटिफाई किया जाता है, जो इसका ऑफिशियल गजट होता है। इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो डिस्क्रिशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ द डिस्क्रिशनरी पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग लेबर कोड एंड इट मे बी एस्टेब्लिश एज मैनी लेबर कोड्स एज इट कंसिडर नेसेसरी। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये स्वाबदीद है कि अपने सूबे में जो लेबर कोड है उसका क़याम अमल में लाए। इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो एक कोड या एक से ज़ायद कोड जो हैं वो भी बना सकती है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो अगर एक से ज़ायद लेबर कोड एस्टेब्लिश की जाती हैं तो हर कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन और क्लासेस ऑफ केसेस जो है उसको ज़रूर डिटरमिन किया जाता है। मीन्स वेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश मोर देन वन लेबर कोड इट शैल स्पेसिफिक इन द नोटिफिकेशन the territorial limits and the industry or classes of cases in respect of which each one of them shall exercise jurisdiction under this ordinance। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने एस्टेब्लिशमेंट को इस 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये कोर्ट तो एस्टेब्लिश हो गई, अब इस कोर्ट के लिए जो जज अपॉइंट होना है उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होगी। क्वालिफिकेशन जो है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद द कंसल्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट से डिसाइड की जाती है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, अ जज ऑफ द लेबर कोर्ट must qualified to be judge or additional judge of high court। एक लेबर कोर्ट के जज के लिए ज़रूरी है कि वो एक्टिंग जज हो हाई कोर्ट का, एक्टिंग जस्टिस हो हाई कोर्ट का, या फिर एडिशनल जज हो हाई कोर्ट का।
इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो ही हैज़ बीन अ जज और एडिशनल जज ऑफ द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट का जस्टिस रहा हो या एज आ एडिशनल जस्टिस के तौर पर, जज के तौर पर काम किया हो। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, इज द डिस्ट्रिक्ट जज, एक एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो भी लेबर कोर्ट के लिए क्वालिफाई करता है। और मैंने देखा है अक्सर औकात एक जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसी को एलिवेट करके जो है वो लेबर कोर्ट के लिए जज जो है उसका अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगर बात करें फंक्शन ऑफ लेबर कोर्ट की, तो फंक्शन ऑफ लेबर कोड जो है अंडर सेक्शन 44 और सब सेक्शन 4 के तहत कुछ इसके फंक्शंस दिए गए हैं कि लेबर कोड क्या क्या कर सकती है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मैंने इसके फंक्शन को ये जो है ना, ये सेक्शन 44 सब सेक्शन 4 के तहत ये कुछ फंक्शंस हैं, इसको भी मैंने ये 4 कैटेगरीज में तकसीम किया है। सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। लेबर कोड का सबसे पहला फंक्शन जो है कि इट शैल एडजुडिकेट और डिटरमिन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स which has been referred to or brought before it under this ordinance। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं जो इसके सामने आते हैं उनको डिटरमिन करना लेबर कोड का फंक्शन है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो एडजुडिकेशन ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सेटलमेंट। जो सेटलमेंट के मतलब जो मामलात हैं, सेटलमेंट के मतलब जो मामलात हैं उसको उनकी समाअत करना लेबर कोड का काम है, लेबर कोड का फंक्शन है। लेबर कोड shall inquire into or adjudicate any matter relating to the implementation or violation of settlement which is referred to it by the provincial government। अब जो सेटलमेंट है वो क्या है? सेटलमेंट मीन्स है ये कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स है जिसमें दोनों पार्टीज किसी एग्रीमेंट पर मुत्फिक होते हैं और इस एग्रीमेंट को या इस जो है वो रिजॉल्व को साइन करते हैं जो कि तरीक़ाकार बयान किया गया है इस एक्ट में। अब जो कॉन्सिलेटर है वो इसकी कॉपी, एक कॉपी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी भेजता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो ट्राई ऑफेंसेस है, मतलब के मुख्तलिफ जो ऑफेंसेस हैं उनके मतलब भी ये जो लेबर कोड है ये उनको भी समाअत करती है। लेबर कोड जो है वो 2 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है, सिविल मैटर्स भी और इसके साथ साथ क्रिमिनल मैटर्स भी। अब जो है जो ऑफेंसेस हैं जो किसी भी सूरत में इंडस्ट्री में वाक़या होते हैं वो किसी तरह से भी हो सकते हैं। एक वर्कमैन जो है, एक एम्प्लॉय जो है वो काम करते हुए किसी दूसरे की नेग्लिजेंसी की वजह से इंजर हो जाता है या किसी की गफलत की वजह से या किसी के जानबूझ कर को किसी को हिट करता है या किसी मशीनरी में उसको दे देता है, तो ऐसी सूरत में जो ऑफेंस है वो क्रिएट होता है
और लेबर कोड ऐसे ऑफेंसेस को भी ट्राई करती है, इनकी भी समाअत करती है। जैसे मैंने आपको अभी लेक्चर में भी बताया था, तो ऐसे जो केसेस हैं वो लेबर कोड का जज जो है एज अ मजिस्ट्रेट जो है अंडर सेक्शन 30 के तौर पे जो काम कर रहा होता है, लेबर कोड का जज ऐसे ही जो ऑफेंसेस हैं उनकी समाअत करता है। इसके बाद जो दूसरे अदर फंक्शंस हैं इसके कुछ, A labor court shall exercise such other powers and functions as may be entrusted to it by law। इसके अलावा मतलब इसके अलावा जो जो मामलात या जो जो मैटर्स लॉ जो है इसको रेफर करता है वो भी लेबर कोड समाअत करती है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है पावर्स ऑफ द लेबर कोड अंडर सेक्शन 45। इसमें हम जो लेबर कोड है उसकी पावर्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो है टू ग्रांट रिलीफ, इसको ना मैंने कुछ पॉइंट्स के तहत लिखा है, आपको भी समझने में आसानी होगी, इनको आप एक्सप्लेन करते हुए भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले जो है टू ग्रांट रिलीफ, लेबर कोड कैन ग्रांट रिलीफ फुल एंड फाइनल रिलीफ टू द एग्रीव्ड पार्टी। अब जो भी एग्रीव्ड पार्टी लेबर कोर्ट में आती है और वो पार्टी वो ज़रूर वर्कमैन होना चाहिए, या वो डिस्प्यूट या वो इंजरी जो है वो ये पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन जो ये एक्ट है इसके दायरा कार में आनी चाहिए। अब ऐसा एग्रीव्ड पर्सन जो कि अकॉर्डिंग टू पीरा एक्ट उसके कोई राइट्स इन्फ्रिंग्ड हुए हैं तो वो लेबर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, तो कोर्ट जो है उसको फुल एंड फाइनल रिलीफ देगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ, लेबर कोर्ट इज आल्सो कॉम्पिटेंट टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ अंडर इट्स इनहेरेंट पावर्स। जो इसकी इनहेरेंट पावर्स हैं जो लेबर कोर्ट इस्टेब्लिश करते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इसको मिली हैं, उसके तहत ये किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को इंटरिम रिलीफ जो है वो दे सकती है। इसके बाद टू ग्रांट एडजर्नमेंट्स, लेबर कोर्ट हैज़ द पावर टू ग्रांट एडजर्नमेंट्स इफ जस्ट केस इज शोन। अगर केस फाइल हुआ है तो उसको एडजर्न किया जा सकता है, पेशी दी जा सकती है। तो लेबर कोर्ट ड्यूरिंग द केस, जब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस, जब कंसीडर फिट, जब कंसीडर फिट करेगी, जब नेसेसरी होगा तो एडजर्नमेंट जो है वो दे सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। लेबर कोर्ट हैज आल्सो पावर टू इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन which is necessary for the deciding the matter before it, and if the court can consider it is the necessary for deciding the matter, then the court compel a person to appear in a court।
अब कोर्ट जो है वो अगर ये समझती है कि किसी ऐसे बंदे को कोर्ट में आना चाहिए जो कि इस मैटर को डिसाइड करवा सकता है या कोई भी शहादत जो है वो प्रोड्यूस करवा सकती है, इसके बाद समन्स जारी कर सकती है किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी जो एविडेंस है उसके लिए समन्स जो है वो इशू करवा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है, पावर्स ऑफ एग्जामिनर। लेबर कोर्ट कैन एग्जामिन एनी पर्सन ऑन ओथ। जो लेबर कोर्ट है वो किसी भी बंदे को एग्जामिन कर सकती है, मतलब कि शहादत ले सकती है, ठीक है। जो लेबर कोर्ट है वो शहादत रिकॉर्ड कर सकती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब लेबर कोर्ट का ये फंक्शन है कि जहां पर वो किसी बंदे की या किसी शहादत की जो विटनेस है उसकी अटेंडेंस को अगर ज़रूरी ख्याल करे तो उसको कोर्ट में समन के ज़रिए से बुलवा सकती है। तो वहाँ पर अगर कोर्ट ये कंसीडर करती है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट, कोई ऐसा मटेरियल ऑब्जेक्ट जो कि नेसेसरी हो फॉर डिसाइडिंग द मैटर, उस मामले के लिए, उस डिस्प्यूट के लिए ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट्स, तो वो कोर्ट जो है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, टू इशू कमीशंस। कोर्ट वक्तन फक्तन कमीशंस जो है वो उनका तकर्रर कर सकती है। लेबर कोर्ट has the power to issue commission for the examination of witnesses or documents। अब अभी मैं पिछले 2 पॉइंट्स पे आपको मुकम्मल डिटेल दे चुका हूं कि कोर्ट जो मैटर इन क्वेश्चन है ना, जो डिस्प्यूट है उसको हल करने के लिए अगर किसी विटनेस की ज़रूरत है उसको भी बुलवा सकती है, अगर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो उसको भी कोर्ट में मंगवाया जा सकता है। हाँ, ऐसी सूरत में जब कोई जो विटनेस है वो किसी नागुज़ीर सूरत हाल में कोर्ट ना आ सके या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट ना लाया जा सके, तो उसको उसकी इंक्वायरी के लिए, उसकी एग्जामिनेशन के लिए जो है कोर्ट कमीशन मुकर्रर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एक्स पार्ट प्रोसीडिंग्स। लेबर कोर्ट हैज पावर टू प्रोसीड एक्स पार्ट वेयर द पार्टी फेल टू अपेयर बिफोर इट। अगर जो पार्टी है वो कोर्ट में नहीं आती या किसी एडजर्नमेंट पर या किसी पेशी पर कोर्ट नहीं आती, तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि ऐसे मामले को एक्स पार्टी जो है वो डिसीजन कर सकती है। इसके बाद विड्रॉल ऑफ केस। ऐसे मैटर्स हैज बीन रिजॉल्व बाय द पार्टीज एमिकेबली। अब ऐसे मामला जो खुद से ही पार्टीज जो हैं वो डिसाइड कर लें, तो फाइनल आर्डर ऑफ द कोर्ट से पहले कोर्ट के फाइनल आर्डर आने से पहले अगर कुछ मामला जो हैं वो खुद से डिसाइड कर लें, तो तब जो है वो कोर्ट ऐसे केसेस को विड्रा कर सकती है। पार्टीज अगर चाहें तो अलाउ कर सकती है पार्टी को कि वो ऐसा केस विड्रा कर सकता है।
तो स्टूडेंट्स ये आज का क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें ना एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की मैंने बात की थी। जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इलाकाई जुरिस्डिक्शन, या फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो नौइयत के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, या कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, या फिर कुछ जो हैं वो तो ऐसे मामलात के लिए कोर्ट जो है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो एक से ज़ायद ट्रिब्यूनल्स या ये कोर्ट्स जो हैं, लेबर कोर्ट्स बना सकती हैं, एस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो इसके लिए वो डिटरमिन कर देंगी तमाम जो कोर्ट्स हैं उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को, और इसके अलावा केसेस की नौइयत के लिहाज से उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको टेरिटोरियल लिमिट्स जो हैं उनको डिटरमिन कर देगी। ठीक है, तो ये जो है ये गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, और इस चीज़ को वो नोटिफाई करेगी अपने ऑफिशियल गज़ट में। तो स्टूडेंट्स ये आज का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इससे पहले अभी जो हमने जूम पर क्लास ली है उसमें डिस्कशन जो सेशन था वो मैंने काट दिया था। वो सिर्फ लेक्चर का सेशन है, 10-12 मिनट का था जो भी है। तो उसके साथ मैंने ये जो स्लाइड्स हैं ये ऐड करके इसकी एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा। इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखकर समझ भी जाएंगे और इसका आप खुद से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।